Hello everyone, welcome to Farmer Minds YouTube channel. So myself Akash Ved Verma, and uh, I'm the tutor and the part of the Farmer Mind team, and I'm the teacher of pathophysiology as well as the human anatomy and physiology. So today we are going to start the PYQ session of the minor subject, that is pathophysiology. सो हेयर यहाँ पे हमने जो जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम 2000 ईयर 2014 टू 2022. So now coming to the first question, that is ulcerative bowel disease affects which of the following organs? First is duodenum, second is colon, rectum and stomach. सो अल्सरेटिव जो हमारा अल्सरेटिव बाउल डिजीज है, जिसमें हमारा एक डिजीज आ जाता है, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. Ulcerative colitis is what it is related to colitis, that is inflammation in the colon. So the right answer is, that is, colon. So basically ulcerative bowel disease affects colon mostly, and it is called as ulcerative colitis. Ulcerative colitis. Colitis is what? Inflammation in colon region. Okay, colon region of intestine. Coming to the next question, that is question number 2. False. Which of the following in these options are false for type 1 hypersensitivity reactions? So option A is mediated by immunoglobulin E. The second option is immediate type of hypersensitivity reactions. C is exemplified by the tuberculin test. एंड डी इज अटोपिक. अटोपिक जिसमें और भी सब टाइप्स आ जाते हैं आपके, लाइक अटोपिक डर्मेटाइटिस. सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉल्स है, मतलब जो गलत है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए? सो आंसर देख लेते हैं. सो आंसर इज सी, दैट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय ट्यूबरकुलिन टेस्ट. ये हमारा जो है फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है फॉर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस. क्योंकि ये जो सी ऑप्शन है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय ट्यूबरकुलिन टेस्ट. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ये हमारा डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज जो हमारा टाइप 4 का जो रिएक्शन होता है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, उसके अंदर आता है हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ delayed type hypersensitivity reaction which involves activation of T cells rather than immunoglobulin E. because type 1 जो हमारा hypersensitivity reaction है, इसमें हमारा immunoglobulin E का मेजर रोल होता है, जो IgE मीडिएटेड मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन कराता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन हाइपर हिस्टामिन रिलीज होती है और वो फर्दर इन्फ्लामेशन कॉज करता है. सो इट इज़ जो है IG मीडिएटेड, वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाता है. ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा जितने भी हैं लाइक मीडिएटेड बाय IG, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इमीडिएट होता है. और अटोपिक डर्मेटाइटिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टाइप 1 hypersensitivity reaction. Coming to the next question, that is question number 3. Question number 3 हमें ये क्या बोल रहा है, that is seeding involve the spread of cancer cell too. What do we understand by the seeding? Seeding क्या होता है, और कैंसर सेल्स के स्प्रेड होने में या फिर उसके ग्रोथ में सीडिंग का क्या रोल होता है? So option A is blood vessel. Option B, serous membrane of body cavities. Option C is fascia surrounding muscles and bones. D is dermis and subcutaneous of the skin. So इनमें से कौन सा हो सकता है राइट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा? सो आंसर देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज बी, दैट इज सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी कैविटीज। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो हमारा सीडिंग होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द सीडिंग, कि अगर सीडिंग की अगर हम बात करें, सीडिंग इज अ स्टेटमेंट, सीडिंग इज अ वर्ड इन कैंसर refers to the process by which cancer cells spread from the primary tumor to another part of the body। एक टर्म आता है इसमें हमारा मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो मेलिग्नेंट ट्यूमर इज क्या है कि बेसिकली टाइप ऑफ ट्यूमर विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, वन वन स्पेसिफिक साइड टू द अनदर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सीडिंग इज सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि जो सीडिंग होता है, सीडिंग इन कैंसर, जिसको हम रेफर करते हैं कि जो हमारे प्राइमरी कैंसर ट्यूमर सेल है, प्राइमरी, ठीक है, तो विच कैंसर सेल स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर से वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ट्रांसफर जो हो रहे हैं सेल्स बॉडी के ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड, उसको हम बोलते हैं सीडिंग। सो दिस स्प्रेड कैन अकर्स बाय वेरियस रूट्स इंक्लूडिंग, इसमें हमारे ब्लड वेसल्स भी आ जाता है, उसके अलावा सेरस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी कैविटीज, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक रूट्स जो सीडिंग के द्वारा इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होता है कैंसरस सेल्स का वो होता है हमारे सेरस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी कैविटीज में, जहाँ पे हमारा सेरस फ्लूइड होता है बेसिकली, ठीक है। सो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, टू फॉर्म DNA इन द होस्ट सेल? ऑप्शन ए इज restriction endonuclease, option B is DNA directed polymerase only, option C is reverse transcriptase only, and option D is both B and C। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? कमिंग टू द आंसर, अगर हम आंसर देखें तो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो HIV को हेल्प करता है टू फॉर्म द DNA इन द होस्ट सेल, क्योंकि RNA से DNA को बनाने के लिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलें तो द करेक्ट आंसर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ओनली। तो जो हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जिसको हम रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, जो हमारे HIV या एड्स के कॉज के लिए जो हमारा कॉजेटिव एजेंट, एड्स और HIV का जो हमारा कॉजेटिव एजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं रिट्रोवायरस, मीनिंग इट कैरीज इट्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ RNA। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA की फॉर्म में होता है। Upon infecting a host cell, HIV must convert its RNA genome into DNA, because we human, हमारे humans में DNA होता है और HIV के पास RNA होता है। तो HIV जो वायरस है, रिट्रोवायरस, वो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जो हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसी को यूज करके, in order to integrate its genetic material into the host cell genome. This conversion from RNA to DNA is catalyzed by the enzyme called reverse transcriptase, and it is responsible for the transcribing the viral RNA genome into a complementary DNA strand। ठीक है, तो DNA जो RNA DNA का हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। Once the complementary DNA is synthesized, it serves as a template for the synthesis of double-stranded DNA molecule, which can be then integrated into the host cell genome by another enzyme called integrase। ठीक है, so therefore HIV utilizes reverse transcriptase to form DNA in the host cell, making it the enzyme crucial for the virus replication cycle। Restriction endonucleases are enzyme found in bacteria that cleave DNA at specific recognition sequence। बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हमने बायोटेक में भी पढ़ा हुआ है कि वो क्या काम करते हैं, एक जो हमारे स्पेसिफिक DNA जो सीक्वेंस होते हैं उनको कट करने का काम करते हैं, क्लीव करने का काम करते हैं, ताकि उसमें फॉरेन एजेंट या फिर फॉरेन जीन या फॉरेन जो DNA सीक्वेंस है उसको इंसर्ट किया जा सके। ठीक है,
आर नॉट इन्वॉल्व इन द HIV रेप्लिकेशन। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है, ये HIV की रेप्लिकेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। एंड DNA डायरेक्टेड पॉलीमरेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द DNA रेप्लिकेशन। जो जो प्राइमरी जो पाथवे होती है DNA रेप्लिकेशन की, उसमें हमारा DNA डायरेक्टेड पॉलीमरेज जो होता है, DNA पॉलीमरेज, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है एंड रिपेयर, बट ये रिपेयर में भी काम करता है, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द HIV फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA इन द होस्ट सेल। Thus correct answer is reverse transcriptase only. Coming to the next question, that is question number 5. Characteristics feature of the hemorrhagic dengue fever is। हेमरेजिक जो डेंगू फीवर है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? ऑप्शन ए इज रिडक्शन इन द प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी रिडक्शन इन द आरबीसी काउंट, ऑप्शन सी रिडक्शन इन कोएगुलेशन फैक्टर्स, एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज्ड आरबीसी। So, reduction in platelet count, reduction in RBC count, reduction in coagulation factors, increased RBC. So, अगर इसका हम आंसर देखें, that is reduction in the platelet count. Because जो डेंगू फीवर होता है हमारा, हेमरेजिक डेंगू फीवर बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट हमारे जो होते हैं वो काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं। तो रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द हेमरेजिक डेंगू फीवर। जो हम CBC टेस्ट करवाते हैं पेशेंट्स, जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं, तो CBC टेस्ट से उनका पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स की काउंट डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Coming to the next question, that is question number 6. Which of the following causes arterial and bronchial constriction and platelet aggregation? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आर्टीरियल एज वेल एज ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है? ऑप्शन ए, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ऑप्शन बी इज प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ऑप्शन सी इज प्रोस्टाग्लैंडिन D2, एंड ऑप्शन डी इज थ्रोम्बोक्सिन A2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सो लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर इज थ्रोम्बोक्सिन A2। सो इनमें से जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, दैट इज जो नेचुरली फॉर्म होता है बॉडी में, वो आर्टीरियल एज वेल एज ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और साथ में प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन भी कराता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। तो राइट आंसर इज डी। Coming to the next question, that is question number 7. So which of the following is delayed type of hypersensitivity reactions? हमने जो फर्स्ट या सेकंड जो क्वेश्चन देखा था, उसमें टाइप 1 जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बताया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। तो उसमें हमने डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हमने देखा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए आ जाता है, दैट इज आर्थस रिएक्शन, ऑप्शन बी इज पेनिसिलिन सेंसिटिविटी, option C is tuberculin sensitivity, and option D is ABO incompatibility. ABO is related to the हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप्स, जो ABO सिस्टम है हमारा, एक ABO सिस्टम होता है, एक होता है हमारा रीसस सिस्टम। ABO सिस्टम हमारे ब्लड ग्रुप A, B एंड O को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रीसस फैक्टर हमारा जो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जो है हमारे ब्लड ग्रुप, उनको डिसाइड करने का काम करता है। सो अगर हम इसका आंसर देखें, दैट इज ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी। सो जो हमारा राइट आंसर है, दैट इज सी, ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम। सो अगर हम इसका सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ट्यूबरकुलिन, जो हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट वो हमारे डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है, दैट इज टाइप 4 रिएक्शन। और टाइप 1 रिएक्शन में हमारे जो थे इमीडिएट या फिर अदर जो रिएक्शंस थे, दैट इज IG मीडिएटेड, जो हमारे हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट आ जाता है हमारा टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर वेरियस एग्जांपल्स अगर हम देखें डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का, दैट इज टाइप 4।
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उनमें आ जाता है हमारा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। और ये किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट बेसिकली होता है ये फॉर द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ टीबी, डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मॉन्टेक्स टेस्ट, जो मॉन्टेक्स टेस्ट और करते कैसे हैं कि ये इंट्राडर्मली हम अप्लाई करते हैं, इंट्राडर्मल, डर्मिस में, इंट्राडर्मल। So in this test, a small amount of purified protein derived PPD derived from the bacterium Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis से derived एक प्रोटीन हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली स्किन के अंदर, injected into the skin intradermally. If an individual has been previously exposed to the tuberculosis TB or vaccinated with the Bacillus calmette guerin that is BCG वैक्सीन, अगर जो पेशेंट है उसको BCG वैक्सीन पहले लग चुकी है, a DTH reaction occur resulting in a localized inflammatory response at the injection site. रेडिश टाइप की इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाती है स्किन के ऊपर, रेडिश कलर, डार्क रेडिश। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का, दैट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। So what do we understand by the contact dermatitis? Contact dermatitis is an inflammatory skin reaction that occurs in response to exposure to allergen or irritant. Any kind of allergen, any kind of irritant when exposed to the skin, जब भी स्किन से कांटेक्ट होता है, लाइक किसी एनी केमिकल, एनी पॉलन, डेंडर, जो फर हो गए एनिमल्स के, ठीक है, तो उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस शुरुआत, उसी की शुरुआत होती है। सो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ delayed hypersensitivity reaction, तो it is a type 4 hypersensitivity reaction mediated by the T cells. T cells के द्वारा mediated होते हैं and leading to a delayed onset rash character. इसमें rashes देखने को मिलती हैं, redness of skin देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा itching, irritation and sometime blistering. Blistering मतलब red patches बन जाना जगह जगह स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी में। Common allergens include like nickel. Nickel is a type of chemical metal, and poison, ठीक है, and certain chemicals. Next type of delayed hypersensitivity reaction, that is type 4 hypersensitivity reaction, is granulomatous disease. So इसमें क्या होता है कि some chronic inflammatory diseases such as sarcoidosis and granulomatosis with polyangiitis, formerly known as Wegener granulomatosis, are characterized by the formation of granulomas in affective tissue. ठीक है, ग्रेनुलोमास क्या होते हैं? ग्रेनुलोमास आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स इंक्लूडिंग मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स। ग्रेनुलोमास में मैक्रोफेजेस भी होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एंड आर ए होल मार्क ऑफ DTH रिएक्शन टू परसिस्टेंट एंटीजेनिक स्टिमुलाई। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो अगर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द एंटीबॉडीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी? Which of the following antibodies provide the passive immunity to newborn baby? Option A is IgG, option B is IgM, option C is IgA and option D is IgE. So इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को? सो आंसर देखें, दैट इज IgG. सो द करेक्ट ऑप्शन इज IgG. सो अगर इसके एक्सप्लेनेशन देखें, दैट इज IgG, immunoglobulin G, is the antibody class that provides passive immunity to the newborn babies. So IgG is the only antibody class that can cross the placenta. IgG जो एंटीबॉडी होती है सिर्फ वही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, and this transfer of maternal immunoglobulin G antibodies provides the newborn baby with passive immunity against various pathogens to which the mother has been exposed. अगर मदर को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है
ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, एनीथिंग, कोई पैथोजन के कांटेक्ट में आए हैं और अगर वही इन्फेक्शन बेबी को होने के चांसेस हैं, देन आईजीजी जो एंटीबॉडी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रलाइज द इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, सो इम्यूनिटी this passive immunity helps protect the newborn baby during the early months of life when their own immune system is still developing. So IgG जो एंटीबॉडी है वो उसके फर्स्ट 3 और 6 मंथ्स के दौरान अगर उसको किसी भी टाइप का एलर्जन या फिर किसी भी टाइप के पैथोजन अगर उसकी बॉडी पे अटैक कर रहा है तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, IgG एंटीबॉडी। जो अदर एंटीबॉडीज टाइप है दैट इज IgM एंड IgA एंड IgE एंटीबॉडीज, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती इफेक्टिवली एंड देयरफॉर डू नॉट प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। So IgM is primarily produced in response to acute infection. Acute infection like अगर हम बात करें acute infection में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर किसी भी टाइप का burning sensation etc. और IgA is found in the mucosal secretion like saliva. सलाइवा में हमारा IgA होता है एंड ब्रेस्ट मिल्क बट डज नॉट ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता IgA एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी की बात करें तो इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। किसी भी टाइप की पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होती हैं लाइक हमारा डेंगू हो गया, मलेरिया एक्सेट्रा, एंड इंटेस्टाइनल जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होते हैं और वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें उनमें IgE मीडिएटेड होता है जो हमारे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है। बट ये भी हमारा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता न्यूबॉर्न बेबीज में। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज ROS इज मोस्ट डेंजरस टू द सेल। इनमें से कौन सा ऐसा जो ROS है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है सेल्स के लिए, ठीक है, जो इमीडिएट इफेक्ट देता है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज सिंगलेट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल दैट इज OH नेगेटिव, सी इज सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ऑप्शन डी इज परऑक्साइड। सो इनमें से सबसे डेंजरस जो ROS है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो कौन सा है जो डायरेक्टली सेल को डैमेज करता है। अगर आंसर देखें दैट इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज द मोस्ट डेंजरस फॉर द सेल टू कॉज द अपोप्टोसिस एंड डायरेक्टली नेक्रोसिस। ठीक है, so option B is correct. So coming to the explanation part that is hydroxyl radical. So reactivity अगर हम बात करें तो the hydroxyl radical is highly reactive due to its unpaired electrons, क्योंकि जो रेडिकल्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेकिंग इट एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग चेन रिएक्शंस विद बायोमोलिक्यूल्स। ये डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं, दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपोप्टोसिस एंड डैमेज मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इट रिएक्ट्स इनडिस्क्रिमिनेटली विद वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ये प्रोटीन्स को भी ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, लिपिड्स को लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं एज लाइक मेंशनड हियर, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, DNA डैमेज भी करवाते हैं एज लाइक मेंशनड हियर, एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज इम्पेयरिंग सेलुलर फंक्शन। DNA डैमेज हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैन लीड्स टू DNA स्ट्रैंड ब्रेक्स, बेस मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग, contributing to mutation, genomic instability and potentially cancer development. लिपिड पर ऑक्सीडेशन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल इनिशिएट द लिपिड पर ऑक्सीडेशन डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली लिपिड जो हमारे लिपिड बाइलेयर है उसको डैमेज करते हैं, लीडिंग टू membrane damage, loss of membrane integrity and disruption of cellular processes. Coming to the next question, that is question number 10. In Parkinson disease, there is a predominant loss of dopaminergic neurons primarily in which region? जो ब्रेन का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा लॉस होने पे पार्किंसन डिजीज देखने को मिलता है? ऑप्शन ए सबस्टेंशिया नाइग्रा, ऑप्शन बी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी जो था हमारा सेरिबेलर कॉर्टेक्स था। सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो हमारा सेरिबेलम का होता है, सेरिबेलम जो है उसके अपर आउटर मोस्ट रीजन को हम बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, और जो हमारा सेरिब्रम है यानी कि ब्रेन सेरिब्रम, उसको उसके आउटर मोस्ट रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डी इज लोकस सेरिलियस,
सो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो पार्किंसन डिजीज और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं, लॉस होता है उनका, तो पार्किंसन देखने को मिलता है। तो आंसर की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सबस्टेंशिया नायग्रा बेसिकली। तो सबस्टेंशिया नायग्रा हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है। और मिड ब्रेन डायरेक्टली हमारे ब्रेन को, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मेंशन करके दिखाऊं तो एज लाइक दिस इज द ब्रेन, और ये जो है हमारा मिड ब्रेन है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन बीच में आ जाता है हमारा, दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। तो मिड ब्रेन में ही हमारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 न्यूक्लियाई, 2 सबस्टेंशिया नायग्रा होते हैं। तो सबस्टेंशिया नायग्रा इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये है हमारा सबस्टेंशिया नायग्रा, इसको हम बोलते हैं पार्स कंपैक्टा, एंड दिस इज सबस्टेंशिया नायग्रा रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस। तो सबसे ज़्यादा जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पार्स कंपैक्टा में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है सबस्टेंशिया नायग्रा पार्स कंपैक्टा में, तो हमें पार्किंसन डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, that is related to microbiology, a gram-negative Diplococcus associated with urinary tract infection। जो कौन सा ऐसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारा डिप्लोकोकस, जो एसोसिएटेड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से, एज वेल एज कंजक्टिवाइटिस एंड मेनिंजाइटिस से। ऑप्शन ए इज निसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन बी इज क्लमेडिया ट्रैकोमेटिस, ऑप्शन सी इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? सो आते हैं आंसर पे। द राइट आंसर इज निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, जो हमारे यूटीआई इन्फेक्शन भी करवाता है, एज वेल एज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड कंजक्टिवाइटिस एज वेल एज मेनिंजाइटिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो राइट आंसर इज निसेरिया गोनोरिया। Coming to the next question, that is question number 12. So following are the list of various inherited metabolic disorders that can affect the functioning of liver। लिवर की abnormal functioning में ऐसे कौन कौन से inherited metabolic disorders हैं जो लिवर की functioning को alter कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिवर की इन्फ्लामेशन करा सकते हैं। सो ऑप्शन आर PQRST, P is primary biliary cirrhosis, Q is glycogen storage disease, R is Gilbert syndrome, S is hemochromatosis, T is Wilson disease। सो इसमें ऑप्शंस हैं PQRS, B है PRST, मतलब PRST प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, या फिर R है गिलबर्ट सिंड्रोम, एज वेल एज हीमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज। सो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? यू कैन पॉज और उसके बाद आप खुद आंसर आप कर सकते हो, गैस कर सकते हो, देन आप फिर प्ले कर सकते हो ताकि आपको आंसर दिख जाए। सो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। सो द आंसर इज QRSNT ऑप्शन। सो क्यू डिफाइन कर रहे हैं हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को, जो आर है दैट इज डिफाइनिंग द गिलबर्ट सिंड्रोम, एस इज हीमोक्रोमेटोसिस, एंड टी इज विल्सन डिजीज। सो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, सो जो हमारा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, क्योंकि हमने पी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर दैट इज सी है, जो QRSNT को शो कर रहा है कि जो हमारा QRST है, ये जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, these are correct और these are inherited genetic metabolic disorders। These 4 options are inherited genetic metabolic disorders। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, तो प्राइमरी जो बिलियरी सिरोसिस है PBC इज एन ऑटोइम्यून, दिस इज अ ऑटोइम्यून लिवर डिजीज
करेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। जो हमारा बाइल डक्ट होता है जहाँ से बाइल की सिंथेसिस होती है लिवर में, ठीक है, तो वहाँ उसकी डिस्ट्रक्शन करवाता है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन। दिस लीड्स टू इम्पेयर्ड बाइल फ्लो, accumulation of toxic bile acids and ultimately liver damage and cirrhosis। सिम्टम्स की अगर इसकी बात करें तो फटीग, इचिंग, जॉन्डिस, इवेंचुअली लिवर फेलियर भी हो सकता है। तो क्यू ऑप्शन जो है दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स करेक्टराइज्ड बाय डिफेक्ट्स इन द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, और जब वो लिवर से जब ग्लूकोज रिलीज होना होना होता है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो लिवर फिर उसको रिलीज करता है फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। तो सर्टेन टाइप ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टोरेज डिजीजेस कैन अफेक्ट द लिवर सच एज GSD टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं वॉन गिर्क डिजीज। जो टाइप 1 होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का टाइप 1, उसको हम बोलते हैं वॉन गिर्क डिजीज, लीडिंग टू द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड हाइपोग्लाइसीमिया। दिस कैन कॉज हिपैटोमेगाली, जिसको हम बोलते हैं इनलार्ज लिवर। हिपैटोमेगाली को, मेगाली मीन्स लार्ज इन साइज एंड हिपैटो इज डिफाइनिंग द लिवर, as well as growth retardation and other complication। आर जो नेक्स्ट ऑप्शन था दैट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। सो गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ बिनाइन जेनेटिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। एज वी नो कि बिलीरुबिन जो हमारा आरबीसी के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन एंड एज वेल एज बिलीवर्डिन। सो अगर इसका इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज रिलेटेड टू गिलबर्ट सिंड्रोम एंड दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर लीडिंग टू एलिवेटेड लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन द ब्लड। सो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ब्लड में, वही जाके कॉन्जुगेटेड बनता है लिवर के बाद, ताकि वो बाइल के साथ मिलके वो एक्सक्रीट आउट हो सके। So while typically asymptomatic individual with Gilbert syndrome may experience occasional jaundice, यहाँ पे हो सकता है mild fatigue, it does not usually cause liver damage or affect liver function। So next type है that is hemochromatosis। तो it is a hereditary disorder जो हमारा genetic है, characterized by excessive absorption and accumulation of iron in various organs। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हाई एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है आयरन की वेरियस ऑर्गन्स में, इंक्लूडिंग द लिवर, ठीक है। तो ओवर टाइम दिस आयरन ओवरलोड कैन लीड्स टू लिवर डैमेज। तो ये आयरन हमारा लिवर डैमेज कर सकता है, एज वेल एज लिवर सिरोसिस करा सकता है एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर भी करा सकता है। सिम्टम्स में फटीग, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन एंड स्किन डिस्कलरेशन। विल्सन डिजीज की बात करें तो इट इज़ अ रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट इज ATP7B। जो ATP7B है उस जीन में म्यूटेशन की वजह से विल्सन डिजीज देखने को मिलती है, रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड कॉपर मेटाबॉलिज्म। जो हमारा कॉपर है उसके वेरियस, बिकॉज कॉपर इज अ को फैक्टर एक्टिंग फॉर द वेरियस सेलुलर एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। So copper metabolism and toxic accumulation of copper in the liver and the other organs। इन लिवर कॉपर ओवरलोड कैन कॉज हेपेटाइटिस करा सकता है, कॉपर की ओवरलोड लिवर में लिवर सिरोसिस करा सकता है एंड इवेंचुअली लिवर फेलियर। सिम्टम्स में जॉन्डिस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो डिसेमिनेशन ऑफ कैंसर अकर्स थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा पाथवे के थ्रू डिसेमिनेशन होती है एक्सेप्ट जिसके थ्रू नहीं होती। ऑप्शन ए इज हिमेटोजीनियस स्प्रेड, option B is migration, option C is lymphatic spread and option D is direct seeding। सीडिंग के बारे में हम देख चुके हैं कि इट इज़ अ टर्म दैट इज सिमिलर टू द मेलिग्नेंट, जो एक साइड से दूसरे साइड पे जो स्प्रेड होते हैं कैंसरस ट्यूमर्स और कैंसर सेल एंड ट्यूमर्स, उसको हम बोलते हैं सीडिंग। सो अगर हम इसका आंसर देखें दैट इज़ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के अलावा जो जो अदर थ्री ऑप्शंस है उसके थ्रू हमारे डिसेमिनेशन होते हैं। डिसेमिनेशन मतलब ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एंड हिमेटोजीनियस स्प्रेड लाइक ब्लड के थ्रू। हिमेटो मीन्स ब्लड एंड जीनियस में मतलब कैरियर या फिर मीडियम, ठीक है।
तो ब्लड के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। तो माइग्रेशन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ कैंसरस सेल्स। ठीक है, सो माइग्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। Coming to the next question, this is question number 14. So after vascular injury, platelets come in contact with contents of extracellular matrix as collagen and adhesive glycoproteins. With this context, platelet undergoes, तो इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं जो प्लेटलेट एग्रीगेशन की होती है। ठीक है, तो जब भी वेस्कुलर इंजरी होती है तो प्लेटलेट डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कोलेजन फाइबर्स के, ताकि वो वहाँ पे कांटेक्ट बनाए रख सके। तो इसमें 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? अगर ऑप्शन ए की बात करें, एडेशन, सिक्रीशन, एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। तो ऑप्शन ए है 1 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1 2 एंड 4, 2 3 एंड 4, एंड डी इज 1 2 3 4 चारों इंक्लूडेड। तो आंसर देखें तो दैट इज 1 2 एंड 3, दैट इज एडेशन, सिक्रीशन एंड थर्ड इज एग्रीगेशन। सो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अडेशन में क्या होता है कि जब भी वेस्कुलर इंजरी होती है, प्लेटलेट अडेयर होते हैं हमारे सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स पे। ठीक है, जो हमारे कोलेजन जो कंपोज होता है कोलेजन एंड एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, वॉन विल्बरेंट फैक्टर होता है हमारा। तो दिस इनिशियल एडेशन इज क्रूशियल फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग। हीमोस्टैटिक प्लग के इनिशियल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है हमारा अडेशन का प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो हमारा सिक्रीशन का होता है, तो जब अडेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो डैमेज वेसल वॉल होती है, तो प्लेटलेट को अंडरगो सिक्रेशन इन वेरियस ग्रेनुल कंटेंट्स इंक्लूडिंग एडीपी। एडीपी क्योंकि और ज़्यादा प्लेटलेट्स को एग्रीगेट वो अट्रैक्ट करता है ताकि और ज़्यादा वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हों। ठीक है, और वो फाइब्रिन क्लॉट को बनने में हेल्प करे। और सेरोटोनिन जो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और थ्रोम्बोक्सिन एज वेल एज थ्रोम्बोक्सिन A2। तो these secreted molecules helps recruit and activate additional platelets, promoting further platelet aggregation and formation of stable clot। स्टेबल यानी कि स्टेबल फाइब्रिन की क्लॉट बनने में हेल्प करते हैं। एग्रीगेशन की बात करें तो प्लेटलेट एग्रीगेट एट दिस साइट ऑफ इंजरी फॉर्मिंग हीमोस्टैटिक प्लग, एंड दिस एग्रीगेशन इज मीडिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जैसे बाइंड करता है, तो fibrinogen to platelet integrin receptors such as glycoprotein second B and third A, that is GP second B and third A, which cross-link adjacent platelet, and the aggregated platelet provide a scaffold for fibrin deposition and stabilization of the clot। जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे इस प्रोसेस में नहीं आता, ठीक है, जो इससे अलग है, दैट इज डिग्रेडेशन। तो प्लेटलेट डिग्रेडेशन और डिसोल्यूशन इज नॉट अ प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट फॉर्मेशन में डिग्रेडेशन का कोई रोल नहीं होता। इंस्टेड प्लेटलेट डिग्रेडेशन अकर्स लेटर इन द प्रोसेस, जब एक फाइब्रिन की प्रॉपर क्लॉट बन जाती है और ठीक है क्लॉट बन जाती है और ब्लड लॉस वहाँ से होना बंद हो जाता है, उसके बाद फाइब्रिनोलाइसिस होने के लिए डिग्रेडेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये कौन करवाता है, हमारा प्लाज्मिन। जो प्लाज्मिन होता है वो फाइब्रिन की क्लॉट को डिसॉल्व करवाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस, लीडिंग टू इट्स डिसोल्यूशन। Coming to the next question, that is question number 15, the management of type B adverse drug reaction। कि ऐसे कौन से जो हमारे मेथड्स हैं उसके थ्रू हम टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज टू रिड्यूस द डोज, ऑप्शन बी इज टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर, ऑप्शन सी इज टू इंक्रीज द डोज, ऑप्शन डी इज टू री इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? तो आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, टू विथ होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। कि जैसे ही आपको टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, आपको उसी टाइम पे वो मेडिसिन का डोज उसी टाइम पे बंद कर देना है, डायरेक्टली विद होल्ड द डोज, और उसको फिर से फ्यूचर में अवॉइड करना है, और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर, कॉन्टेक्ट टू एनी हेल्थ केयर पर्सनल। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Coming to the next question, that is hemophilia is a disease, hemophilia A is a disease characterized by the deficiency of, कौन सा ऐसा जो क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, कौन सा हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो हीमोफीलिया जिसमें ही जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है। ठीक है,
ऑप्शन ए इज फैक्टर 8, ऑप्शन बी इज फैक्टर 2, ऑप्शन सी फैक्टर 6, फैक्टर 7 एंड ऑप्शन डी इज फैक्टर 5. सो द राइट आंसर इज फैक्टर ए. जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज फैक्टर 8. फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फैक्टर 8. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंजाइम HMG-CoA reductase is involved in the pathogenesis of. HMG-CoA reductase जो है हमारा बेसिकली जो HMG-CoA reductase इनिबिटर्स जो हम यूज़ करते हैं दैट आर स्टैटिन्स. ठीक है, सिम्वास्टैटिन, प्रावोस्टैटिन, अटोवास्टैटिन एक्सेट्रा. जो बेसिकली जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि HMG-CoA reductase जो है एंजाइम उसको इनिबिट किया जा सके. तो HMG-CoA reductase जो एंजाइम है वो किस डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है. तो ऑप्शन ए इज अथीरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी इज रीनल फेलियर, ऑप्शन सी इज अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन डी इज पार्किंसन डिजीज. सो पार्किंसन डिजीज में इसका HMG-CoA reductase का कोई रोल नहीं होता, एज वेल एज अल्जाइमर में भी इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, रीनल फेलियर में भी इसका रोल नहीं होता. सो द जो ऑप्शन हमारे पास बचा दैट इज ए, दैट इज अथीरोस्क्लेरोसिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज अथीरोस्क्लेरोसिस. अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो HMG-CoA reductase इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के लिए HMG-CoA reductase एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ HMG-CoA दैट इज 3-hydroxy-3-methyl कोएंजाइम ए टू मेवलोनेट. मेवलोनेट में कन्वर्ट करवाता है विच इज़ अ प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी. तो जो मेवलोनेट है वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में. तो अथीरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ प्लेग. प्लेग की बिल्डअप फॉर्मेशन होने लग जाती है कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंसेस, सेलुलर वेस्ट, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस ऑन द इनर वॉल ऑफ द आर्टरीज. आर्टरी जैसे कोरोनरी आर्टरी हो गई हमारी, उसके इनर वॉल पे जो हमारा प्लेग का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है. दिस बिल्डअप कैन लीड्स टू नैरोइंग. जो उस टाइम पे डायमीटर नैरो हो जाता है एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, रिस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टू द वेरियस ऑर्गन सच एज हार्ट एंड ब्रेन. एंड दिस प्रोसेस ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच प्लेग्स विद इन आर्टेरियल वॉल्स, जो आगे जाके हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज करा सकते हैं सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. HMG-CoA reductase plays a central role in cholesterol synthesis and inhibitors of this enzyme such as statins are commonly used to lower cholesterol levels. cholesterol levels को लो करने के लिए statins हम यूज़ करते हैं and reduce the risk of cardiovascular events in individual. ठीक है, so by inhibiting HMG-CoA reductase, statins reduce the production of cholesterol in liver. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो प्रोडक्शन है उसको लोअर किया जा सकता है स्टैटिन्स के यूज से लिवर के अंदर. तो देयर बाय लोअरिंग सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोमिनेंटली स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. सो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय. रूमेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज एक्सेसिव लिपिड कंजप्शन, ऑप्शन सी इज abnormal lipid metabolism एंड ऑप्शन डी इज अथीरोस्क्लेरोसिस. सो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज एक्सेसिव लिपिड कंजप्शन, ऑप्शन सी इज abnormal lipid metabolism एंड अथीरोस्क्लेरोसिस. सो आंसर देख लेते हैं. दैट इज ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज द मेन कॉज फॉर द रूमेटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ए. Coming to the next question, that is question number 19. So which of the following is not a gene associated with the breast cancer? breast cancer के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा जीन है जो इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सब होते हैं? ऑप्शन इज BRCA1, बी ऑप्शन बी इज HER2, ऑप्शन सी इज BRCA2, ऑप्शन डी इज CHRM1. सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वैसे ये याद नहीं रहता. दिस टाइप ऑफ रेयर क्वेश्चन कम्स इन द GPAT एग्ज़ाम एवरी ईयर, जो बहुत ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट होते हैं.
and these are the question which included in the like PhD levels or research level papers. सो अगर इसके हम आंसर की बात करें, आंसर इज CHRM1। तो जो जीन इन्वॉल्व नहीं होता, फॉलोइंग इज नॉट अ जीन एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में हमारे 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो CHRM1 जीन होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, CHRM1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज डी। Coming to the next question, so which of the following is not true about the Ebola virus disease? इबोला वायरस डिजीज के बारे में से कौन सा ट्रू नहीं है? तो जब सबसे पहला ऑप्शन है स्प्रेड्स थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी इज एंटीवायरल ड्रग्स आर अप्रूव्ड बाय FDA टू मिटिगेट द इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इज डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड एलिजा, एंड ऑप्शन डी इज द वायरस इज नेम्ड आफ्टर अ रिवर। सो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इबोला वायरस के बारे में ट्रू नहीं है, सही नहीं? ठीक है, तो आंसर देखें तो आंसर इज द जो सब ट्रू नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है इबोला वायरस के बारे में, दैट इज एंटीवायरल ड्रग आर अप्रूव्ड बाय द FDA। कोई भी उस टाइम पे FDA अप्रूव्ड ड्रग नहीं आई थी मार्केट में जो इबोला वायरस की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सके। रिसेंटली इन 2023 and yes, recently in the 2023 there is a few drugs which are available in the market for the treatment of Ebola virus. ओके, सो जो ऑप्शन ए है वो ट्रू स्टेटमेंट है कि इबोला वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम एलिजा यूज़ करते हैं इबोला वायरस की डायग्नोसिस में, और द वायरस इज नेम्ड आफ्टर ए रिवर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन बी एंड करेक्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि व्हाट इज एनाप्लेसिया। What do we understand by the term anaplesia? Anaplesia से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन ए इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, ऑप्शन बी इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिजेम्बलेंस टू नॉर्मल सेल्स, ऑप्शन सी इज लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, एंड ऑप्शन डी इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल ऑल्ट्रेशन चेंजेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन ए कि जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऑप्शन बी कि मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो रिजेम्बलेंस है टू नॉर्मल सेल्स, और ऑप्शन सी है कि लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स की सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ऑप्शन डी है कि मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अल्टरेशंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन डी कि नॉर्मल सेल के मुकाबले किसी भी टाइप का मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल ऑल्ट्रेशन चेंजेस अगर सेल्स में देखने को मिल रही है, ठीक है, नॉर्मल सेल के मुकाबले, तो उसको हम बोलते हैं एनाप्लेसिया। उसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एनाप्लेसिया। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल ऑल्ट्रेशन या चेंजेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। तो आंसर डी इज करेक्ट। Coming to the question number 22, several different chemicals released by the microbes and inflamed tissue attracts phagocytes. This phenomenon is called as, तो several different chemicals जो microbes release करते हैं, बहुत से chemicals like endotoxins वगैरह वगैरह, ठीक है, endotoxin and chemicals वगैरह release करते हैं microbes inside the body, एंड इन्फ्लेम टिश्यू अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट, ये सारे जो केमिकल्स जो भी माइक्रोब्स रिलीज करते हैं तो वो फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज ई माइग्रेशन, ऑप्शन बी इज कीमोटैक्सिस, ऑप्शन सी इज फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी इज इंटीग्रिन्स। सो इसमें से ऑप्शन डी या ऑप्शन सी है या बी है या ए है, ई माइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस या इंटीग्रिन। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये नहीं हो सकता, बिकॉज इंटीग्रीन्स आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, इट्स टाइप ऑफ मोटर प्रोटीन्स जो हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं इंटीग्रीन्स, ठीक है, जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, कीमोटैक्सिस यानी ई माइग्रेशन इज अ प्रोसेस। तो आंसर देख लेते हैं, दैट इज कीमोटैक्सिस, बिकॉज यहाँ पे केमिकल से जुड़ा हुआ है, केमिकल रिलीज बाय माइक्रोब्स, ठीक है। तो केमिकल्स मतलब कीमो एंड टैक्सिस मीन्स
रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस को टैक्सेस बोला गया है, और कीमो मतलब केमिकल्स। तो इससे हम डायरेक्टली ये हम देख सकते हैं कीमोटैक्सिस के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि लाइक कोई भी माइक्रोब किसी भी टाइप का इंडोटॉक्सिन या फिर केमिकल प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, तो उसको फेगोसाइट्स उसको आके न्यूट्रलाइज करते हैं, इंगल्फ करते हैं इंडोटॉक्सिन्स को। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कीमोटैक्सिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सेल्स, particularly immune cells such as phagocytes, in response to chemical signal or gradients in their environment. This context of the immune responses to microbial infection or tissue inflammation. Various chemicals released by microbes and inflamed tissue act as chemoattractants, signaling molecules that attract phagocytes to the site of infection or inflammation. When microbes invade tissue, so when tissue injury occurs, such as neutrophils and macrophages are recruited to the affected site to eliminate the pathogens and initiate the process of tissue repair. ठीक है, तो यहाँ पे इनका बेसिक रोल होता है इसी प्रोसेस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग लिवर एबनॉर्मेलिटीज विद कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो लिवर एबनॉर्मेलिटीज जो ये हमारे यहाँ पे पेयर है, तो यहाँ पे लिवर एबनॉर्मेलिटीज है और उनका पर्टिकुलर रीजन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, उनकी वजह से क्या हो सकता है। तो ए है स्टेटोटिस, बी इज कोलिस्टेटिस, सी इज हेपेटाइटिस, डी इज फाइब्रोसिस। तो इनको आपस में मैच करना है। द ऑप्शन एम इज रेज्ड बिलीरुबिन लेवल। किस में होता है, इनमें से किस में होता है रेज्ड बिलीरुबिन लेवल? स्लाइट राइज इन सीरम ट्रांसमिनेज लेवल, वो किन में होता है? accumulation of fat droplets within liver and elevated liver function test किस में ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन ए जो हमारा फर्स्ट है, ए का ओ, बी का एम। ठीक है, तो इनमें आप देख के बताओ कौन सा हो सकता है। दैट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स चेक द राइट ऑप्शन। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ए का ओ, लाइक ए का ओ है, बी का जो हमारा एम ऑप्शन है, सी का हमारा ऑप्शन पी है, एंड डी का हमारा ऑप्शन एन है। सो दिस इज द करेक्ट पेयर कि जो हमारा स्टेओसिस है वो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट विद इन लिवर। जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लिवर के अंदर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस टर्म को स्टेओटिस। जो कोलिस्टेसिस है वहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। हेपेटाइटिस में हमें जो लीवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है और एलिवेटेड एलएफटी होता है उसमें। फाइब्रोसिस के अंदर जो स्लाइट राइज इन सीरम ट्रांसमिनेज लेवल, सीरम में ट्रांसमिनेज लेवल बढ़ जाता है फाइब्रोसिस के अंदर। तो जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज क्या बोल रहा है कि हिमेटोक्रिट 65% to 70% इंडिकेट्स। अगर बॉडी में हिमेटोक्रिट का लेवल 65 to 70% राइज हो जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इज पॉलीसिस्थीमिया, ऑप्शन बी इज हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी इज हीमोफीलिया, एंड ऑप्शन डी इज अनीमिया। सो हिमेटोक्रिट इज इनमें से किससे रिलेट कर सकता है, किस में इंक्लूड हो सकता है कि 65 to 70% अगर हिमेटोक्रिट बढ़ता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? आंसर देख लेते हैं। दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज पॉलीसिस्थीमिया। पॉलीसिस्थीमिया जो हिमेटोक्रिट 65 to 70% बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है पॉलीसिस्थीमिया को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगर इसके बारे में हम देखें एक्सप्लेनेशन में, तो हिमेटोक्रिट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। A hematocrit level of 65% to 70% indicates polycythemia.
Polycythemia is a condition characterized by an increase in the number of RBC in the bloodstream. ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी का जो नंबर होता है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है पॉलीसिस्थीमिया की कंडीशन में. दिस एलिवेशन इन हिमेटोक्रिट लेवल कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. हिमेटोक्रिट के जो लेवल्स इंक्रीज होने में, बढ़ने में बहुत से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी पॉलीसिस्थीमिया सच एज पॉलीसिस्थीमिया वेरा, और सेकेंडरी कॉजेज लाइक क्रोनिक हाइपोक्सिया. मतलब ऑक्सीजन का लेवल अगर बॉडी में क्रोनिक लो हो रहा है, मतलब बहुत लंबे टाइम से, लाइक 6 months 1 year, एंड सर्टेन ट्यूमर्स और डिहाइड्रेशन की वजह से भी. इन पॉलीसिस्थीमिया इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी कैन लीड टू हायर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है आरबीसी के नंबर बढ़ने की वजह से, मेकिंग इट थिकर एंड मोर प्रोन टू क्लॉटिंग. क्लॉटिंग भी हो सकती है. दिस कैन पोटेंशियली इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक इवेंट सच एज स्ट्रोक और हार्ट अटैक. सिम्टम्स में हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, फटीग एंड इचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर 25. द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन जी इन ग्रेव्स डिजीज कॉजेज. कि एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगर प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में इन ग्रेव्स डिजीज, तो वो क्या कॉज कर सकता है. ऑप्शन ए इज हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी इज मल्टीनोडुलर गोइटर, ऑप्शन सी इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन डी इज थायरोटॉक्सिकोसिस. तो हम आंसर देख लेते हैं. दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस. Thyrotoxicosis is the right option. Answer D. So coming to the explanation part, Graves disease में क्या होता है. Graves disease, the immune system produce abnormal immunoglobulins. Graves disease के अंदर जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, दैट इज आईजी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनको प्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिकली आईजीजी एंटीबॉडीज नोन एज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI, or thyroid stimulating hormone receptor antibodies. These antibodies mistakenly target and bind to the thyroid stimulating hormone receptor on the thyroid gland, mimicking the action of TSH. This results in excessive stimulation of the thyroid gland, leading to thyrotoxicosis or hyperthyroidism. थायरॉयड टॉक्सिकोसिस में हमें हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलता है. तो थायरॉयड टॉक्सिकोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ थायरॉयड हार्मोन. ठीक है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाता है इन ब्लड स्ट्रीम, विच कैन कॉज सिम्टम्स लाइक वेट लॉस हो जाता है इस टाइम पे, पल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ट्रीमर्स आते रहते हैं, फटीग. It is the hallmark feature for Graves disease and distinguishes from other thyroid disorders. ठीक है. So these are the 25 questions of pathophysiology. Now we will come again with another 25 questions of pathophysiology in the next video. And thank you so much. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द our YouTube channel. And we have various other courses, and Sankalp batch is right now going on. And जो भी स्टूडेंट्स माइंड से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, एंड थैंक यू.